यस हो जाएगा। ये K1 क्या है? K1 आपका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है यानी कि गुणज नियतांक है, और K2 जो है ये आपका एडिटिव यानी कि संयोज नियतांक है। मैंने थीटा बताया, आपकी लाइन ऑफ क्षैतिज से जो एंगल आप ऊपर गई लाइन ऑफ से वहां से मिल गया। यस क्या है? जो क्रॉस हेयर है, टॉप और बॉटम क्रॉस हेयर का अंतर आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पे K1 मैंने कहा कि ये आपका क्या है? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, और जो K2 है आपका एडिटिव कांस्टेंट है। क्योंकि एक इसमें जो लेंस लगाया जाता है वो लेंस क्रोमेटिक लेंस होता है और उसकी वजह से K2 का मान 0 हो जाता है। तो फार्मूला हमारा सिमट जाता है K1 यस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इस इंस्ट्रूमेंट का K1 का मान होता है आपके पास 100। तो अगर इस जो मैंने एक आपको बताया डिफरेंस कि K1 का मान आपको 100 हो गया। यस यहाँ मैंने दिखाया टॉप और बॉटम क्रॉस हेयर का अंतर, वो अगर आपके पास आ गया 0.1 का, और अगर थीटा का मान आपके पास 15 डिग्री आया है तो cos स्क्वायर 15 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ पे इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कोई एक वैल्यू आई है, मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू आ गई a, तो d का मान आपके पास आ गया d बराबर a, यानी कि d का मान बिना आप गए बिंदुओं के बीच आपने d का मान ले लिया। अब आपको निकालना है कि ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपके पास ये क्या होगी, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इस बिंदु तक का ये V कैपिटल V क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये V1 निकालना होगा, और ये मान लिया आपके पास V2 है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? V1 बराबर आपके पास हो जाएगा d tan थीटा। हाँ, d यहाँ पे आप निकाल चुके हैं, d का मान क्या आपके पास आया है? a के रूप में आ गया है, tan और थीटा आपके पास ऑलरेडी 15 डिग्री है। तो यहाँ पे आप करेंगे तो जो भी वैल्यू आया, मान लीजिए वैल्यू आ गया आपके पास V1 का मान B, तो V1 बराबर आपके पास B आ गया। और ये इंस्ट्रूमेंट जमीन से और ये जो आपने खड़ा किया था ये मान लीजिए आपने नापा, किसी भी चेंज की रहा था C हो गया। तो अब आपके पास कैपिटल V बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल V बराबर आपके पास हो जाएगा V1 प्लस आपके पास V2। V1 का मान आपको यहाँ पर मिल चुका है B प्लस आपका यहाँ पे जो V2 का मान है C है। तो इस प्रकार ये टोटल दूरी आपके पास V के रूप में आ जाएगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप ये कर सकते हैं। अब इसके बाद से आपके पास आता है अगला पॉइंट, मेजरमेंट में हम चल रहे थे। यहाँ पे मेजरमेंट में सबसे बात आई थी कि अभी हमने लीनियर मेजरमेंट को डिफाइन किया। अब आता है एंगुलर मेजरमेंट, यानी कि कोणीय माप कैसे लेने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी सहायता से कोण लेते हैं। कंपास की सहायता से क्षैतिज कोण लेते हैं, लेकिन यह यामोत्तर के संदर्भ में दे रहा है, यानी कि उस क्षेत्र में जो चुंबकीय यामोत्तर होगा, उत्तर दिशा होगी, उसके सापेक्षी रेखा का झुकाव देने का प्रयास करेगा। जो हमारा ट्यूबलाइट है ये हॉरिजॉन्टल एंगल भी दे सकता है, वर्टिकल एंगल भी दे सकता है। कंपास लगा दिया जाए तो कंपास की सहायता से रेखा के झुकाव को भी दे सकता है। जो तीसरा है बॉक्स सेक्शन, ये हैंड इंस्ट्रूमेंट है, हाथ पे लेकर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। इसकी सहायता से सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल एंगल यानी कि क्षैतिज को निकाल सकते हैं। दूसरा है एब्ने लेवल, इससे हम वर्टिकल एंगल भी निकाल सकते हैं और क्षेत्र में ढाल भी लगा सकते हैं। ये इतना चीजें हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद से आपके पास आता है अगला पॉइंट, श्रिंकेज ऑफ मैप, यानी कि नक्शे का सिकुड़ना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो नक्शे का सिकुड़ना क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे शरीर पे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा बनाई गई चीजों पे भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी क्योंकि नक्शे जो होते हैं वो प्रामाणिक हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हमको सुरक्षित रखना पड़ता है, लिहाजा इसके विषय में जानना जरूरी रहता है। तो नक्शे वातावरणीय प्रभाव के कारण नक्शे का सिकुड़ जाना ही श्रिंकेज ऑफ मैप यानी कि नक्शे का सिकुड़ना कहते हैं। इसलिए हम करते क्या है, जब कोई नक्शा बनाते हैं तो उस नक्शे पे क्या करते हैं, ग्राफीय स्केल भी वहाँ पे तैयार कर देते हैं।
ताकि जैसे हमारा नक्शा सिकुड़ेगा वैसे ही हमारा ग्राफिकल जो पैमाना हमने लिया हुआ है वो पैमाना भी हमारा उसी हिसाब से सिकुड़ेगा। तो हम करते क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि पैमाने में कितना सिकुड़ा है। जब वो पैमाने का सिकुड़ा मिल जाता है तो उसी हिसाब से हम नक्शे पे स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी को बताना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद से आपके पास आता है अगला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि त्रुटियों का वर्गीकरण। तो त्रुटियों का वर्गीकरण हम दो तरीके से करते हैं, कम्युलेटिव एरर्स जिन्हें हम संचयी करते हैं, और दूसरा होता है कंपनसेटिंग एरर यानी कि समकालिक। ये आपके पास कम्युलेटिव यानी कि संचयी त्रुटि क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी यह मेजरमेंट टेप या चेन अपनी वास्तविक लंबाई से कम होती है तो दो बिंदुओं के बीच वो वास्तविक लंबाई से अधिक लंबाई को नाप लेती है। लेकिन कभी कभी हमारी चेन या टेप जब वास्तविक लंबाई से अधिक लंबाई की होती है तो वो वास्तविक दूरी को कम नापने का प्रयास करती है। तो ये कार्य की समाप्ति के बाद हमें पता चलता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए ए और बी के बीच की दूरी हमारे पास 100 मीटर है। हम पहले से जानते हैं कि ये 100 मीटर हम लोग के पास है, लेकिन जब हम चेन या टेप ले गए तो इसने अगर इसको 110 मीटर नाप दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मीटर उसने एक्स्ट्रा नापा है, अर्थात होगा क्या कि टेप हमारा 10 मीटर कुछ छोटा है। अगर इसने 90 मीटर इसको नाप दिया तो इसका मतलब कि टेप हमारा बड़ा है और उसने कम दूरी नापने का प्रयास किया है। तो यह त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है और इसका करेक्शन करना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। लेकिन दूसरा जो है कंपनसेटिंग, ये जो त्रुटि होती है ये निराकृत नहीं की जा पाती है। कारण क्या है, होता है कि ये जो मापने वाले लोग होते हैं, अगर हम जरीब लेके जा रहे हैं तो जरीब की स्थिति है कि हम जरीब के हैंडल के बाहर की दूरी नापने का प्रयास करें। दो सहायक, एक ने हैंडल के बाहर से नापा, दूसरे ने हैंडल से अंदर से नाप दिया। जो गलती पहले चरण में दूसरे चरण में इसको याद है, सर ने कहा था कि बाहरी हैंडल से नापना है, उसने बाहर पड़ा, जो सही था उसने गलत कर दिया। तो ये माना जाता है कि ये आपस में जाके आगे चल के एक दूसरे को मैनिपुलेट कर लेते हैं और इस सबसे इनको मान लिया जाता है कि ये अपने आप को सही कर चुकी हैं। इसके बाद से आपके पास आता है टाइप्स ऑफ एरर। इस बात को विशेष ध्यान दीजिए कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एरर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो जितनी भी त्रुटियां होंगी उनको हम सिर्फ दो तरीके से बांट सकते हैं, एक जिनमें हम सुधार कर सकते हैं, दूसरा जिसमें सुधार करने की संभावना हम लोगों के पास नहीं होती है, जो आपकी कंपनसेटिंग होती है। कम्युलेटिव में क्या होता है, लास्ट में जाके रिजल्ट हमको मिल जाता है, फिर हम प्लस माइनस करके उसमें सुधार कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, जितने भी सर्वे वर्क होते हैं उनमें तीन तरीके से एरर आते हैं। एक आता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जमीन दलदली हो, धूप अचानक हो रहा हो, उसका प्रभाव इंस्ट्रूमेंट पे पड़ रहा हो, ठीक है, तेज हवा चल रही हो, पाठ्यांक पढ़ने में समस्या आ रही हो, ठीक है, मौसम अचानक खराब हो जा रहा हो, लाइट की कमी आ रही है। पर्सनल, हम पाठ्यांक को सही पढ़ना ना जान रहे हो, या हमने जो दूरी है उसको गलत लिखने का प्रयास किया, या जिस ऑब्जेक्ट को देखना है उसको देखने का प्रयास नहीं किया। और इंस्ट्रूमेंटल, ये उपकरण की अपनी अपनी बनावट के चलते ये आने वाली त्रुटियां हैं आपके पास। इसके बाद आपके पास आता है स्केल, यानी कि पैमाना क्या होता है। नॉर्मल भाषा में जब किसी बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्केल क्या होता है तो वो सीधे सीधे इंच पटरी को दिखा के कहता है सर ये स्केल हो जाता है। वास्तव में स्केल ये नहीं होता है। स्केल क्या होता है, ये आपको दो चीज़ों को बताने का पता है। एक, जो आपने मैप बनाया है उस मैप पे कोई दूरी होगी दो बिंदुओं के बीच की, और उन्हीं बिंदुओं की दूरी आपके क्षेत्र में भी मौजूद होगी। तो ये एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द फील्ड ऑफ सी पॉइंट्स, यानी कि क्षेत्र में फैले हुए दो बिंदु ए और बी हैं जिनको हमने ड्राइंग शीट पे स्मॉल ए बी के रूप में निकाला हुआ है। तो ये हमारे मैप पे ए बी है और ये हमारा फील्ड यानी कि क्षेत्र की ये विशेषता है। तो जो हमारा स्केल होता है, स्केल का फार्मूला आपके सामने निकल के आता है, ठीक है। नक्शे पे पर ली गई दूरी बटे क्षेत्र की वास्तविक
दूरी। तो ये आप इससे अपना डिफिनेशन बना सकते हैं कि यह अनुपात होता है नक्शे पे ली गई दूरी और उन्हीं बिंदुओं के बीच की क्षेत्र की वास्तविक दूरी का अनुपात आपका ये कहलाता है। ये आपके पास दो तरीके होता है, एक होता है इंजीनियरिंग स्केल और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि जिसे हम आरएफ के रूप में जानते हैं। इंजीनियरिंग स्केल में प्राय हम 1 किलोमीटर बराबर 500 मीटर दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि जो आरएफ होता है इसमें जब भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे तो संबंधों में 1 संबंधे 200 आर 1/200 1 संबंधे 500 या 1/500। इस प्रकार से आपके पास ये पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन था ये आपका समाप्त था। अगला चैप्टर आपका शेयर सर्विस होगा, उस शेयर सर्वे के विषय में थोड़ा आप लोग भी अध्ययन कर लिया करें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। मिलते हैं।